हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो अपर्दन और निक्षेपण, यानी अपर्दन और निक्षेपण से रिलेटेड हमने पढ़ा है अपने पहले की वीडियो में। यानी अपर्दन और निक्षेपण क्या है और अपर्दन और निक्षेपण किन तत्वों के कारण होता है, यानी जो प्रकृति में मौजूद हैं नदी, हिमानी और पवन, इन तीन तत्वों के द्वारा लगातार अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती रहती है। तो अपने जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो हमारा था नदी के कार्य, यानी नदी के द्वारा की गई अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया। ठीक है, नदी जल के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम जो हमारा ये चैप्टर में ही जो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सागरीय जल के कार्य, यानी सागरीय जलों के द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया की जाती है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अपर्दन और निक्षेपण क्या है, यानी चट्टानों के घिसने की क्रिया को अपर्दन बोलते हैं। और उस घिसावा, वही जो घिसा हुआ जो अपर्दित जो पदार्थ होते हैं वो कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी फिक्स हो जाते हैं, उसको निक्षेपण यानी डिपोजिशन बोलते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं क्या है हमारा सागरीय जल, यानी तरंगों के कार्य, यानी ये किस किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये दो कार्य करते हैं, अपर्दन करते हैं और निक्षेपण करते हैं। ठीक है, तो अपर्दन के द्वारा कैसे स्थलाकृतियां बनाते हैं और निक्षेपण के द्वारा कैसे स्थलाकृतियां बनाते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जैसे अपर्दन के द्वारा पहले हम बात करेंगे कि नदी के जो जल है वो अपर्दन के द्वारा किस किस प्रकार के शेप्स बनाते हैं, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो अपर्दन जो है वो पहले हम जाने कि जो अपर्दन है वो किन चट्टानों पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो समुद्र की लहरों के द्वारा। तो जो चट्टान कम ऊंचाई के हैं यानी कम ढाल के हैं उस पे अपर्दन की क्रिया ज्यादा होती है, जो चट्टान ऊंची ऊंचाई पे है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो चट्टान काफी मोटी और श्रृंखला में फैली हुई है उसके अकॉर्डिंग जो चट्टान इंडिविजुअल स्टैंड है उसमें अपर्दन की क्रिया ज्यादा होती है। तो अभी हम अपर्दन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्री भृगु, यानी जिसको सी क्लिफ भी बोलते हैं। सी क्लिफ क्या है, मान लीजिए एक चट्टान है समुद्र के पास, वहां पे जो समुद्र की लहरें हैं जहां तक भी पहुंच रही है, लगातार पहुंच रही है और क्या कर रही है, उस चट्टान को काट रही है, उसको अंदर बगल जहां तक पहुंच रही है। ठीक है, तो जब उसको काट रही है तो करते करते बीच में गोल शेप बन जाता है और ऊपर का जो चट्टान का छूटा हुआ भाग है जहां तक लहरें नहीं पहुंच पा रही है उसी को हम भृगु बोलते हैं। देखिए ये फिगर में मैंने बताया है कि ये जैसे चट्टान है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा चट्टान बना हुआ है, समुद्र की लहरें यहाँ तक पहुंच के इसको लगातार अंदर की ओर काट रही है और ऊपर का भाग निकलता जा रहा है और ये अंदर का भाग धंसता जा रहा है, जिसको हम खाचा बोलते हैं। और अंदर का भाग बाहर, ये ऊपर का भाग बाहर की ओर निकलते जा रहा है। जब अंदर का ये धंसेगा तो बाहर का तो निकलेगा, तो इसी को हम भृगु बोलते हैं। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। और इसको हम खाचा बोलते हैं, जो कि लगातार अंदर की ओर प्रेस होता जाता है। और जब खांचे का साइज जो है बढ़ जाता है, एकदम अंदर तक बढ़ जाता है खांचे का साइज, तो ऊपर का चट्टान क्या है वो बहुत पतली हो जाएगी और वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप है, यानी ये जो खांचा जो भृगु क्लिफ जो है, जो सी क्लिफ है, वो जब गिर जाता है कमजोर पड़ के, यानी खांचे का आकार जब बड़ा हो जाता है और सी क्लिफ गिर जाता है, तो उस टाइम पे, और ये क्रिया बार बार होती है, जब ये क्रिया बार बार होती है यानी खांचा बनता है, खांचा का आकार बड़ा होते जाता है और बार बार भृगु बनता है, और ये क्रिया बार बार होते होते एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि सिर्फ चट्टान का जो तल है वो काफी विस्तृत, यानी जो चट्टान का तल होता है वो तो विस्तृत होता है, लेकिन जब चट्टान ऊपर की ओर जाता है तो वो क्या होता है, अपर्दित होते रहता है और भृगु बनता है, कटता है तो क्या उसका तल चौड़ा होते जाता है। जैसे जैसे भृगु कटेगा उसका तल चौड़ा ही होते जाएगा, एक टाइम के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, बस एक प्लेटफॉर्म की तरह बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं तरंग घर्षण वेदिका। ये देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि ये भृगु बना है, हमारा पहला भृगु है। ये क्या है, लगातार ये खांचा जो है वो अंदर की ओर बढ़ते जा रहा है, खांचा का आकार, और ये भृगु टूट गया। जब ये टूट गया और ये खांचा अंदर की ओर बढ़ा तो ये क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म चौड़ा हुआ थोड़ा, फिर से खांचा बना और फिर से भृगु बना और फिर से भृगु टूटा। लास्ट में टूटते टूटते क्या होगा कि सिर्फ ये बचेगा, तो ये चौड़ाई हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, यानी तरंग के द्वारा बनाई गई वेदिका। आया समझ में, यानी बार बार भृगु का टूटना और खांचा का विस्तार बार बार होना, और उसके बाद एक लास्ट स्थिति ऐसी आती है कि एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, यानी चौड़ाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे भृगु टूटेगा चट्टान की चौड़ाई बढ़ती जाएगी और लास्ट में सिर्फ
प्लेटफॉर्म ही बचेगा। उसके बाद हम तीसरी बात करेंगे लघु निवेशिका, यानी जिसको कोफ बोलते हैं, COV कोफ, ठीक है। यानी लघु निवेशिका क्या है, मान लीजिए कि ये तट है हमारा और ये यहाँ पे समुद्री तरंगे हैं, तो कुछ जो चट्टान होते हैं कठोर होते हैं और कुछ मुलायम होते हैं। तो जो कठोर चट्टान है वहां पे अपरदन की क्रिया कम होगी और मुलायम चट्टान में जो अपरदन की क्रिया ज्यादा होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मुलायम चट्टान जल्दी कटते हैं। तो यहाँ पे भी जो है मान लीजिए कि कोई चट्टान का आगे का पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा कठोर है, तो वहां पे क्या है कि धीरे धीरे अपरदन होगा, यानी वहां का गैप जो है वो धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आगे का जो कठोर चट्टान है वहां पे अपरदन होते होते उसके पीछे का जो भाग है वो मुलायम चट्टान है तो वो जल्दी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मान लीजिए कठोर चट्टान है, ठीक है, इस तरह से ये दोनों साइड से यहाँ पे पतली लाइन होके जो तरंगे हैं वो अंदर की ओर जा रही है और उसके जो अंदर की जो चट्टाने हैं वो काफी मुलायम है, तो वो क्या कर रही है उसको ज्यादा भाग में काट रही है। तो वो एक क्या होगा, एक एकदम ओवल शेप में वहां पे पानी भर जाएगा जाके, यानी एक पतले माध्यम से अंदर जाके मुलायम चट्टान जल्दी कट जाता है, तो वहां पे पानी का जो भरा हुआ जो भाग है वो ज्यादा हो जाएगा, पानी ज्यादा भर जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं कोव। यानी मुलायम और कठोर और मुलायम चट्टानों की श्रृंखला से मुलायम चट्टान जल्दी कटती है, जिसके द्वारा एक बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं उसको, गड्ढा ही बोल सकते हैं या फिर सुरंग टाइप का भी बोल सकते हैं उसको, और वहां पे जाके पानी भर जाता है। इस तरह से मैं आप लोगों को फोटो में दिखाई हूँ कि ये दोनों साइड से कठोर चट्टाने हैं जहां से धीरे धीरे पानी जा रहा है और उसके पीछे का जो चट्टान है वो काफी मुलायम है, तो उसको काट के पानी यहाँ पे भर जा रहा है, जिसको हम लघु निवेशिका बोलते हैं, यानी कोव भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपना कंदरा, मेहराब, स्टैक और प्राकृतिक पुल। ये चारों एक ही, मतलब ये चारों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। एक ही चट्टान का ही रूप अलग अलग बदलते रहता है। सबसे पहले बनता है गुफा, यानी जिसको कंदरा बोलते हैं, ठीक है। केव भी बोलते हैं जिसको केव्स। अब मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सागर की लहरें हैं वो टकरा रही हैं जा जाके, तो ये क्या होगा कि इसको छिद्र करेगा अंदर की ओर, ठीक है। ये छिद्र करते करते क्या होगा, इस तरह से एक छोटा सा शेप में, गोल शेप में क्या होगा, गुफा की तरह बन जाएगा और पानी वहां जाते और आते रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केव्स, ठीक है। तो यानी चट्टान को ऐसे भाग में काटते रहेगा और उसको केव्स बोलते हैं। जब यही केव का आकार जब बड़ा हो जाएगा, यानी जो पानी है वो मान लीजिए उसको काटते काटते, इस केव को काटते काटते पानी क्या होगा, आर और पार हो जाएगा, दोनों आर पार हो जाएगा, अपरदन क्या होगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर पीछे से भी पानी का प्रेशर है और आगे से भी पानी का प्रेशर है, तो चट्टान क्या है, पूरा पूरा ऐसे खुल जाएगा, दोनों साइड से उसका जो मुंह है वो जो खुल जाएगा, तो वो केव क्या है, किसके में, मेहराब का रूप ले लेगा। यानी ये देखिए, ये जो केव है, छोटा सा ये केव, इसमें पानी जा रहा है लगातार, अपरदन के कारण दोनों साइड से मुंह खुल गया, ठीक है। तो अब दोनों साइड से क्या है, खुला हुआ है, तो ये हो जाता है, ये हो गया मेहराब। तो मेहराब आप लोगों को समझ में आया कि दोनों साइड से मुंह खुल जाता है और पानी का आना जाना हो जाता है, इसको हम मेहराब बोलते हैं, इस चीज भाग को। अब यही जो क्या है, इसमें भी लगातार अपरदन के कारण मेहराब जो है वो क्या होगी, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो जब मेहराब है वो एकदम ऊपर की ओर जाती जाएगी तो ये आपको पुल की तरह दिखेगी, इस तरह से दिखेगी, तो एकदम पुल की तरह दिखेगी, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक पुल। उसके बाद है हमारा स्टैक, जिसको स्कैरी भी बोलते हैं। स्टैक क्या है, स्टैक जब ये मेहराब जो है अपरदन के कारण ऐसे क्या होगा, और भी ऊंची होती जाएगी और पतली होती जाएगी, और एक टाइम के बाद क्या आएगा कि ये टूट जाएगा, इस तरह से ऊपर का जो छत है वो टूट जाएगा, तो क्या होगा, एक स्टैक का रूप ले लेगा। ये देखिए हमारा स्टैक, ठीक है। तो ये हो गया, पहले गुफा बना, फिर उसके बाद मेहराब बना, यानी गुफा दोनों आर पार हो गया अपरदन के कारण, दोनों तरफ से उसका दरवाजा खुल गया, मुख। उसके बाद वो क्या हुआ, ऊपर का जो छत है वो धीरे धीरे अपरदन के कारण गिर गया और वो क्या बन गया, मेहराब के बाद स्टैक बन गया, और इसी को हम बोलते हैं कंदरा, मेहराब, स्टैक और प्राकृतिक पुल। तो ये हमारा अपरदन के द्वारा बनी स्थलाकृतियां हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समुद्र की लहरें तरंगों के द्वारा जो निक्षेपण की क्रिया होती है, उसकी हम बात करेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिन की, यानी जो निक्षेपण के द्वारा बनाई जाती है पुलिन। याद रखिएगा कि जो बीच होता है वो समुद्री जल के निक्षेपण का ही एक परिणाम है। अब क्या है कि मान लीजिए समुद्र की जो लहरें हैं वो लगातार अपने साथ जो निक्षेपित पदार्थ है वो ला के तट के किनारे छोड़ती जा रही है, बालू, कंकड़, पत्थर। आप बीच पे जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे कि बालू ज्यादातर होता है, तो वो क्या होता है कि समुद्र अपने किनारों पे ला ला के उसको दूर तक फैलाते जाती है, तो उसको हम बीच बोलते हैं। बीच आप लोगों को समझना कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। तो अपरदित पदार्थ जो है तट के वो किनारे एकदम बालू की तरह फैलाते जाती है, तो वो बीच बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ रोधिका तथा अपतट रोधिका, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रोधिका और अपतट रोधिका क्या है। यानी समुद्र की लहरें जब तट के पास जमा हो जाती हैं, यानी अपने मलबे को जो अपने जमा अपरदन के द्वारा जो भी उनका मलबा होता है, जो भी निक्षेपित जो पदार्थ होता है, वो क्या करते हैं तट के आसपास क्या है छोड़ते जाते हैं लाके, ठीक है। तो वो एक क्या होता है कि या तो एक क्या बोलते हैं उसको, आपको दिखने लगेगा स्थल के समान। जैसे मलबा जो है वो जमते जमते क्या होगा, थोड़ा कड़ा होगा तो वो स्थल के समान दिखने लगता है। तो जब समुद्र के द्वारा तट के पास लाके छोड़ी गई मलबे को क्या बोलते हैं, रोधिका, ठीक है। तो अब रोधिका में भी दो प्रकार का, एक रोधिका है और एक अपतट रोधिका है। अब रोधिका क्या है कि जो समुद्र के द्वारा निक्षेपित की गई जो मलबे होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो समुद्र के तट के पास लाके छोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोधिका, ठीक है। और जब समुद्र के दूर होता है थोड़ा, यानी तट से दूर होता है जो रोधिका, उसको हम बोलते हैं अपतट रोधिका। उसके बाद जो ये रोधिकाएं हैं, ये जो हमारा तट है और जो रोधिकाओं का जो तट है, मतलब जो आधार है वो समांतर होता है। ऊंचाई जो है, मान लीजिए कि तट इतना ऊंचा है तो रोधिका भी एकदम समान उसी के प्रकार ऊंचाई में ही होता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि समुद्र के द्वारा अपरदित पदार्थ को लाके उसके तट के किनारे छोड़ देने की, यानी मलबे को के जमाव को हम बोलते हैं रोधिका, जो कि तट के समांतर ही होते हैं, ठीक है। जो तट के नजदीक होता है वो रोधिका, और जो तट के दूर जमा की जाती है उसको अपतट रोधिका। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि ये तट है और इसके नजदीक में है थोड़ा, तो ये रोधिका, और इन तट से थोड़े से दूर पे है, यानी ये जमाव, मलबा का ये जमाव जो है वो अपतट रोधिका, ठीक है। तो अब तक आप लोग जमाव को देखे, यानी निक्षेपित पदार्थ की निक्षेपण किया जा रहा है, और ये इसका जो तल है और ये जो तट का तल है ये दोनों समांतर होता है। उसके बाद है हमारा भूजिह्वा यानी स्पिट हुक और कंपाउंड हुक यानी मिश्रित हुक। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीनों क्या है, एक शेप है, ठीक है। मान लीजिए अब समुद्र जो है वो तट के पास ले जाके मलबे को जमा कर रहा है, निक्षेपित पदार्थ को जमा कर रहा है। जमा करते करते उसी में से कुछ शेप ऐसे होते हैं जो कि तट के आगे से समुद्र के जल के साइड से आगे की ओर निकल जाते हैं, ठीक है। यानी तट से जल के साइड शेप निकल जाते हैं, यानी वही अपरदित जो पदार्थ है, ये देखिए निक्षेपित मलबा जो है यहाँ पे जमा हो गया है, और इन्हीं मलबों में से जो क्या है ये तट के साइड से, इस साइड से जो है ये जो निक्षेपित पदार्थ है ये जल के साइड इस तरह से निकल गया है। ये शेप इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक शेप होता है, ठीक है। ये जल के साइड से इस तरह से निकल गया, यानी एक जीव के आकार का होता है, इस तरह से जल के साइड निकला हुआ, तो उसको हम बोलते हैं भूजिह्वा, ठीक है, यानी स्पिट। उसके बाद जो स्पिट है वो क्या होता है कि लगातार निक्षेपित होते होते ये जो शेप है थोड़ा हुक की तरह, यानी थोड़ा जो तट है उसकी तरह थोड़ा मुड़ जाता है। ये शेप देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हुक, यानी स्पिट जो है, स्पिट के मुड़े हुए भाग को तट के साइड उसको हुक बोलते हैं। अब उसके बाद मिश्रित हुक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक बार वो हुक बना तो क्या हुआ कि उसमें फिर से मलबा जो है वो थोड़ा सा आगे जाके फिर से एक हुक का रूप ले लिया, तो वो उसमें कई तरह के हुक हो जाते हैं, तो उसको मिश्रित हुक बोलते हैं। जैसा कि ये हमारा है मिश्रित हुक, ये हमारा है हुक, और ये है भूजिह्वा यानी स्पिट, ठीक है। उसके बाद है हमारा लूप एवं लूप रोधिका, ये भी निक्षेपण का ही परिणाम है समुद्र के जल के द्वारा। अब जो है ये हमारा जो हुक है, ये देखिए यहाँ आप देख रहे हो ना, ये जो हुक है ये तट के साइड मुड़ता जा रहा है। अब ये तट के साइड मुड़ते मुड़ते क्या होगा
कि जाके एकदम तट के पास या तो सट जाएगा, एकदम आपको देख लगेगा कि वो तट में सटा हुआ है। तो जो ये जो हुक है वो जाके तट में एकदम इस प्रकार से सट जाएगा, ये देखिए। तो इसको हम बोलते हैं लूप। लूप, ये हमारा हो गया लूप, यानी हुक जो है वो तट में जाके फिर से सट जाता है, उसको हम लूप बोलते हैं। अब यही लूप जो है वो ऐसे गोल की ओर क्या है, तट की ओर घूमते जा रहा है, और मान लीजिए कि बीच में कोई द्वीप है, तो वो द्वीप के चारों ओर फैलते हुए जाके तट में सटेगा और बीच में द्वीप आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लूप रोधिका। यानी ये देखिए ये द्वीप है और मान लीजिए ये लूप है, ठीक है। अब ये लूप इधर से ऐसे मुड़ते जा रहा है और बीच में द्वीप है, और द्वीप के चारों ओर फैलते फैलते ये तट की ओर जा रहा है, तो बीच में द्वीप आ गया, द्वीप के चारों ओर फैल गया, तो इसको हम बोलते हैं लूप रोधिका। उसके बाद है हमारा टुम्बोलो तथा संयोजक रोधिका। ये भी निक्षेपण का ही शेप है समुद्र के जल के द्वारा। ये क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिगर के थ्रू दिखाया है कि एक समुद्र में द्वीप है, ठीक है। उस द्वीप को वैसा भाग बीच का जो कि तट से सटाता है यानी जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोधिका बोलते हैं। लेकिन ये देखिए ये हमारा द्वीप है इस तरह से, और ये हमारा तट है, ठीक है। तो जो ये जो बीच का जो ये बालू पत्थर कंकड़ का जो रास्ता होता है, यानी निक्षेपण के द्वारा जो भी रोधिकाएं बनाई जाती है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि निक्षेपण के द्वारा जो है ये इस तरह से जाके एक द्वीप से, जो निक्षेपित पदार्थ है वो क्या करेगा, जाके एक द्वीप से लंबे आकार में या फिर किसी भी शेप में जाके द्वीप से सट जाएगा। तो क्या होगा कि जब निक्षेपित पदार्थ जो है वो बीच से ऐसे आगे की ओर सागर की ओर निकलते निकलते द्वीप में जाके सटेगा और उसका एक छोरा तट में, तो क्या हुआ, द्वीप और तट का जो भाग है वो दोनों को बीच में वो जोड़ने वाले भाग को रोधिका बोलते हैं, और ये निक्षेपण के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। उसको हम टुम्बोलो बोलते हैं। उसके बाद है संयोजक रोधिका, यानी जो संयोग से बनता है। अब मान लीजिए ये हमारा तट है, तट का कुछ भाग जो है वो समुद्र के साइड निकला हुआ है, यानी दो भाग हैं समुद्र के साइड निकले हुए हैं। यानी देखिए एक ये है जो स्थल है, स्थलीय भाग है, ये निक्षेपण के द्वारा नहीं बना है, ये जो है स्थल के द्वारा निकला हुआ है आगे की ओर समुद्र की, और ये भी एक भाग है। अब ये दोनों भाग के बीच में क्या है, एक रोधिका आ गया है, यानी दो रोधिका, बीच में रोधिका के द्वारा जो है दो लैंड यानी दो भूमि जो है वो सटा हुआ है और बीच में रोधिका है, तो उसको हम बोलते हैं संयोजक रोधिका। ये दोनों जो है वो भूस्थल है आगे की ओर निकला हुआ समुद्र में, और ये दोनों भूस्थल जो है वो के बीच में जो है एक रोधिका आ गया है, यानी दोनों भूस्थल एक रोधिका के थ्रू जुड़ गया है, तो उसको हम बोलते हैं संयोजक रोधिका। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा किस प्रकार से जल के कार्य करते हैं, तरंग, ज्वार भाटाएं, इन सभी के थ्रू अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हिमानी और पवन के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण का कार्य कैसे किया जाता है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।